लिटरली ये सभी के सभी योद्धा हैं जो सुबह 6 बजे उठकर अपनी निद्रा को त्याग करते हैं और करंट अफेयर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, 6 बजे उठना मजाक बात नहीं है। एक ऐसे स्टूडेंट लाइफ में 6 बजे उठना मजाक बात नहीं है और आप लोग वो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रात भर पढ़ाई भी करते हो और उसके बाद सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स के सेशन में भी आ जाते हो। सबसे पहला आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह यानी कि अगर इसको अंग्रेजी में हम बोले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल लर्निंग वीक की शुरुआत की। अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस करें कि ये जो लर्निंग वीक है, नेशनल लर्निंग वीक, ये किस चीज का इनिशिएटिव किया गया है? ये कर्म योगी सप्ताह के रूप में जाना जाएगा। आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अभी अभी आरआरबी पीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्म योगी स्कीम ये किससे रिलेटेड होता है। तो कर्म योगी स्कीम बेसिक तौर पे यहाँ पे कर्म योगी राष्ट्रीय लर्निंग वीक की शुरुआत की गई जिसको हम लोग NLW बोलते हैं। और साथ ही साथ ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं, जैसे किसी भी एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस की जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमताओं को इम्प्रूव करने के लिए कर्म योगी सप्ताह की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये एक प्रकार की नेशनल लर्निंग वीक के तौर पे शुरू किया गया है। ये एक पार्ट किस चीज का है? मिशन कर्म योगी का पार्ट है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2020 में की गई थी। बेसिक तौर पे ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं या जो सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनकी इंडियन वैल्यूज और ग्लोबल आउटलुक के रूप में देखने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। ये एक पार्ट पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो NLW का उद्घाटन सिविल सेवकों की व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। मिशन कर्म योगी का एक हिस्सा है। साथ ही साथ भविष्य के लिए सिविल सेवा को बढ़ावा देने के लिए इस दृष्टिकोण, इस परसेप्शन को अपनाया गया। ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरआरबी पीओ में यही क्वेश्चन पूछा गया था और ज्यादा नहीं, यही 2024 में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक छोटे से छोटे एग्जाम में भी कर्म योगी के एग्जाम, कर्म योगी से रिलेटेड या स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा टॉप क्या है? भारत ने पीएनजी यानी कि पपुआ न्यू गिनिया को हेमोडायलिसिस मशीनें प्रदान की गई हैं और लेबनान को सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से अगर भारत की बात करें तो एक इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन एक संगठन है, एक समिट होता है और इसका फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FIPIC3 ये क्या है? तो आप बता सकते हैं कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है जिसमें कि भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे भारत कंसिस्टेंटली यहाँ पे 12 हेमोडायलिसिस, आप सभी लोग जानते होंगे डायलिसिस क्या होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है या किडनी के जो फंक्शंस होते हैं वो काम नहीं करने लगते हैं, तो किडनी का सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है कि किडनी का जो ब्लड प्योरीफाई करता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता है, तो वहां पे डायलिसिस यानी कि प्योरीफाई करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। इसी प्रक्रिया के लिए 12 हेमोडायलिसिस मशीन दिया गया है किसको? पपुआ न्यू गिनिया यानी कि पीएनजी को। इसको इन शॉर्ट में, इतना लंबा नाम है, लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए लोग इसको पीएनजी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग पीएनजी फाइल भी सोच रहे होंगे, ये पीएनजी फाइल नहीं है, ये पीएनजी एक तरह से आपके पपुआ न्यू गिनिया एक देश है और वहां पे 12 हेमोडायलिसिस दिया गया है। साथ ही साथ लेबनान को भी भारत की तरफ से मदद देने की कहा गया है। 33 टन का मेडिकल सप्लाईज दिया जाएगा और ये बेसिक तौर पर लेबनान को दिया जा रहा है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भारत के कंपैरिजन में ये सभी देश थोड़े से कम ग्रोथ कर रहे हैं और यहाँ पे भारत अपनी प्रभुत्वता अपनाना चाहता है कि देखो हम परोपकारी हैं, आप सभी लोगों के लिए बने हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कहा भी जाता है कि जो भी व्यक्ति परोपकारी होता है वो उसका ग्रोथ हमेशा होता है। ठीक उसी तरीके से भारत देश भी अपने ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है, अपनी मित्रता भाव को बढ़ाना चाहता है। तो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट टू सपोर्ट लेबनान
यानी कि लेबनान को भी सपोर्ट करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये बताएं कि हेमोडायलिसिस मशीनें प्रदान की गई हैं, किस देश को प्रदान की गई हैं? तो ये आप बता सकते हैं कि भारत ने पीएनजी यानी कि पपुआ न्यू गिनिया को दिया गया है, और साथ ही साथ ये समिट हुआ था फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के। अब इस समिट में कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के मामले में सहयोग देना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंजेस में जो भी इनिशिएट हो रहा है उसमें भारत की प्रतिबद्धता दिखाना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं, और उन देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामले में जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब चीजों को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और ये छोटे छोटे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाते हैं भारत की मित्रता के संभाव से। ठीक है, तो ये दूसरा करंट अफेयर्स का हेडलाइन हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं एफएटीएफ। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जाना जाता है। बेसिक तौर पे जो भी देश टेरर फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करता है, या फिर जो भी देश उस ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है, जो भी देश इन ऑर्गेनाइज तरीके से या इनवैलिड तरीके से मुद्राओं का संचालन करता है, ऐसे देशों को क्या किया जाता है, एफएटीएफ की तरफ से रेटिंग दी जाती है या लिस्ट रखी जाती है। एक तो ब्लैक लिस्ट होती है, एक तो ग्रे लिस्ट होती है। तो एक ब्लैक लिस्ट होती है और ग्रे लिस्ट होती है। तो ब्लैक लिस्ट में जो देश आते हैं उनका पूरा का पूरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन धीरे धीरे गिरता चला जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको पुलिस आ रही है और बार बार वेरीफाई कर रही है, तो आपके आस पड़ोस में क्या होगा, उनकी एक गलत नजर बन जाएगी, ये पुलिस क्यों आ रही है। ठीक है, अगर आपको पुलिस ने आपके नाम पे एक एफआईआर दर्ज कर दी, तो आपके पड़ोसी जो मुल्क होंगे, जो पड़ोसी होंगे, वो ये सोचेंगे कि यार ये कहीं ना कहीं क्राइम करता है और ये गलत इंसान है, तो आपसे दूरियां बना ली जाती। ठीक उसी तरीके से जिस भी देश को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है या ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, उन देशों के साथ जो इकोनॉमिक संबंध होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है, विदेशी निवेश खत्म हो जाता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन खत्म हो जाती है, लोग उन देशों से दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, टेरर फंडिंग हो रही है, तो ब्लैक लिस्ट में वो अफगानिस्तान को रखा गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया। पहले यहाँ पे पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था के तौर पे जाना जाता है, और ये बेसिक तौर पे उन डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट किया जाता है, जो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्सा नहीं बन पाते। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क के बारे में जान जाइए। क्वेश्चन भी आया था आईबीपीएस क्लर्क में, और आईबीपीएस क्लर्क में अगर आप देखें तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और एफएटीएफ का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में। चलिए अभी आप देख लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिको की एलिसा डी आंड्रा मंद्राजो को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। ये किसकी जगह पे आई हैं? ये एलिसा जो है सिंगापुर की टी राजा कुमार की जगह पे ली है। एलिसा जो कि 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2026 तक यहाँ पे एफएटीएफ की प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएंगी। दूसरा, डी आंड्रा को धन शोधन निरोधक के तौर पे भी जाना जाता है। ये आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने की क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। डी आंड्रा वर्तमान में मैक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर काम कर रही है। एलिसा जो कि 2015 में मंत्रालय में शामिल हुई थी, और साथ ही साथ इन्होंने
एफएटीएफ ने तुरंत आते ही साथ वो सारे के सारे देशों को लिस्टेड करना शुरू कर दी जहां पे टेरर फंडिंग ज्यादा होती है। टेरर फंडिंग इन द सेंस वहां पे आप ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या फिर ईरान या फिर सीरिया, ऐसे जो देश हैं जो कि वित्त पोषित करते हैं टेरर फंडिंग को, ठीक है, और इनको ब्लैक लिस्टेड में करना शुरू कर दिया। वहां पे कोई भी देश इनसे दूरियां बना लेगा और वहां पे इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं होगी। तो सीधी सी बात यहाँ पे एफएटीएफ के रिगार्डिंग ये कही गई है। अभी अगर हम लोग देखें एफएटीएफ के बारे में, तो एफएटीएफ की फाउंडेशन कब रखी गई? एफएटीएफ की फाउंडेशन 1989 में रखी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। टोटल इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसकी टोटल सदस्य देशों की संख्या 40 है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष या प्रेसिडेंट के तौर पे कौन बना रहा है? एलिसा डी आंड्रा मंद्राजो, ठीक है। ये किसकी जगह पे आई है? ये टी राजा कुमार, ए राजा जी, ए राजा जी। तो राजा जी से याद कर लेना, तो टी राजा कुमार की जगह पे एलिसा आई है, ठीक है। तो अब आप लोग गाना गाएंगे एफएटीएफ के लिए, है एलिसा जी, है अंडा जी। हमने आपको बताया भी था कि एलिसा डी अंडा, इनका नाम अंडा रख दोगे। काफी खूबसूरत मोहतरमा है, इनके चेहरे को देख के मोहित मत होना, और इनकी उम्र पे जाओगे तो अपने जितने भी ख्वाब हैं वो दूर कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये महिला जो है अभी इस वक्त 48-49 साल की है, तो आपके आपसे बाहर है, आपके आपे से बाहर है। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे। तो पहली महिला ब्रिगेडियर पाकिस्तान की कौन बनाई गई है? हेलन मैरी को बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन बनाए गए? एंड्री बेलोसोव को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन बनाए गए हैं इंडोनेशिया में? गीता सबरवाल को बनाया गया, जो कि भारत मूल की है। साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, जो कि दोबारा नियुक्ति दी गई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे भारत और दक्षिण कोरिया 2025 में एफटीएसई रसल ईएमजीपी सूचकांक में शामिल होने के लिए तैयार है। भाई एक और समिट हुआ है और इस समिट में भारत ने साउथ कोरिया के साथ क्या किया है? अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, और ये अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इंडेक्सेस की तैयारी की है। तो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर, यानी कि अगर हम लोग देखें वैश्विक तौर पर एक एफटीएसई रसल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो भारत के सॉवरेन बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्ड का मतलब होता है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बैंक को पैसा लेना होता है तो वो अपना बॉन्ड जारी करता है। अब वो पब्लिक से क्या कहता है कि भैया हमको पैसे की जरूरत है, हम आपसे पैसा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से भारत के बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से पैसा उठाती है, और ये बॉन्ड के बेस पे ही पैसा उठाती है। उनको पैसे वापस भी करने होते हैं, और पर्टिकुलर एक परसेंटेज देकर उनको पैसे वापस भी किए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि बॉन्ड के कई प्रकार हैं, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड, ठीक है, सॉवरेन बॉन्ड, ये सारे आपके बंधक के रूप में जाने जाते हैं। एक कह सकते हैं कि कोलेटरल का रूप होता है। तो सॉवरेन बॉन्ड विल बी इंक्लूडेड इन इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारत के जितने भी बॉन्ड होंगे वो एक इमर्जिंग बॉन्ड की तरह काम करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह काम करेंगे। सरकार यहाँ पे गारंटी लेगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बॉन्ड के जरिए कोई भी संस्था अगर पैसा उठाती है तो वहां पे रिटर्न देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस तरीके से यहाँ पे जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज यहाँ पे शुरू किया जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर में इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स सितंबर 2025 से शुरू होगा, यानी कि अगले साल शुरू होगा। और यहाँ पे बेसिक तौर पे जितने भी साउथ कोरिया के जो देश कंपनियां हैं और भारत की जो कंपनियां हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं, सहयोग कर सकती हैं, ठीक है। तो वैश्विक सूचकांक प्रदाता एफटीएसई रसेल ने घोषणा की है कि भारत के सॉवरेन बॉन्ड को सितंबर 2025 से उसके उभरते हुए बाजार सरकारी बॉन्ड सूचकांक में शामिल किया जाएगा।
या जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज के द्वारा ये समाहित किया गया है। संभावित तौर पर भारत के स्थानीय बॉन्ड बाजार में अरबों डॉलर आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया सरकार ने बॉन्डों को निगरानी सूची में 2 साल बिताने के लिए नवंबर 2025 में एक पर्टिकुलर WGBI यानी कि आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स की शुरुआत की। यानी कि अगले 2 साल के लिए साउथ कोरिया ने वैश्विक स्तर पर निवेश प्राप्त करने के लिए किसकी शुरुआत की है? इसको कहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। अब इससे रिलेटेड देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्सर हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सुनते हैं। जीसेक क्या होता है? जीसेक बेसिक तौर पे होता क्या है और ये करता क्या है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कई प्रकार आते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल। अभी अगर हम लोग ट्रेजरी बिल के टेन्योर की बात करें तो ट्रेजरी बिल का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है भाई? यहाँ पे बताओ, 91 दिन का होता है, 91 डेज का होता है, फिर 182 दिन का होता है, 182 डेज का होता है, और यहाँ पे 364 दिन का होता है। ठीक, इसी बॉन्ड इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, हम अपना अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप नेशनल तौर पर अपना पैसा निवेश करना चाहते हो तो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। अभी अभी हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रवाह नाम का पोर्टल की शुरुआत की है और इस प्रवाह नाम के पोर्टल से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसके बाद आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया हो, चाहे ट्रेजरी बिल हो गया हो, चाहे कमर्शियल पेपर हो गया हो, इन सब में आप पैसा लगा सकते हो। ठीक है, इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना होता है? 10,000 से आप अमाउंट लगा सकते हो। लेकिन कुछ कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आप जब पैसा लगाते हो तो कहा जाता है कि कम से कम आप 25,000 लगाइए। हालांकि रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आप प्रवाह पोर्टल के तहत आप 10,000 रुपया लगा सकते हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे बैंक की तैयारी करो, इन सब में एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे घुमा फिरा के ऐसे पूछे जा रहे हैं जिससे कि आपको आंसर देने में मजबूर किया जाएगा। राजकुमार हिरानी, जब लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल हो तो करके को, पिक्चर देखा है? थ्री इडियट, यही बनाए। पीके मूवी देखी है? यही बनाए। डुनकी मूवी देखी है? नहीं देखी है? देखना भी मत, बहुत खराब मूवी है, यही बनाए। अभी अभी हाल फिलहाल में इनको क्या किया गया है? राजकुमार हिरानी को नेशनल किशोर कुमार अवार्ड दिया गया। मुझे अचानक से जब गाना आ जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, जब लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल हो तो करके दो, ऑल इज वेल, होता है ना, गाना सुना था। तो नेशनल किशोर कुमार अवार्ड दिया गया है इनको, राजकुमार हिरानी को। और इस तरीके से यहाँ पे किशोर कुमार एक एक्टर थे और एक सिंगर भी थे। इनको नेशनल किशोर कुमार अवार्ड का खिताब दिया गया है। बेसिक तौर पे राजकुमार हिरानी एक प्रेस्टिजियस डायरेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। इनको 2023 का किशोर कुमार अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि ये अवार्ड जो कि आपके मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से यहाँ पे दिया जाएगा, किशोर कुमार वहां पे पैदा हुए थे और उनकी 37th डेथ एनिवर्सरी, 37वीं डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे क्या दिया गया, ये अवार्ड देने का जिम्मा लिया। ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है किशोर कुमार अवार्ड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो अवार्ड है ये नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, ये किस तरीके से किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, किशोर कुमार से याद आया, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने इन्होंने गाए हैं, मेरी महबूब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2024 कल था, 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं?
सांख्यिकी कहते हैं, हिंदी का मात्रा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2024 मनाया जाता है। इसकी थीम, हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस क्या है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया गया, हर 5 साल पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिक तौर पर ये जो शेपिंग सोसाइटीज हमारे समाज में सांख्यिकी का योगदान क्या है, और साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे योगदान देने की बात की गई। हर साल अक्टूबर में 20 अक्टूबर को यहाँ पे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे मनाने का प्रावधान है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताएं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। अब सांख्यिकी का योगदान क्या है? सांख्यिकी का योगदान हमारे देश में तो बहुत है। अगर आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते होंगे, यानी कि 5 ईयर प्लान पढ़ते होंगे, तो 5 ईयर प्लान में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? उनका नाम था पीसी महालनोबिस। और इनको 29 जून को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अभी अगर देखा जाए तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अब ये काम क्या करता है? हमारे देश में गरीबों की सूची तैयार करता है, यानी कि गरीबी संख्या के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कितने रह रहे हैं, और उस सांख्यिकी के आधार पर अपनी प्लानिंग को इम्प्रूवमेंट करना। तो जब प्लान चल रहा था, प्लानिंग इन इंडिया चल रहा था, तो उस वक्त ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे। जब से 2015 में नीति आयोग आया, तो नीति आयोग ने ये जिम्मेदारी ले ली कि देखो भाई, गरीबों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या, ठीक है, पॉवर्टी की संख्या, बेरोजगारों की संख्या, साथ ही साथ यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके बारे में नीति आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी सांख्यिकी के आधार पर प्लान तैयार किए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मोहन जी रिसीव्स प्रेस्टिजियस 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मतलब परोपकारी होता है, अंग्रेजी भी आप लोगों को बता देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है परोपकारी या मानवतावादी। इस तरीके से हमारे देश में रतन टाटा का नाम सबसे पहले आता है, जो कि सर्वोपरि परोपकारी के रूप में जाने जाते हैं। अभी एक सर्वे कराया जा रहा था, मैं एक रैंडमली शॉर्ट्स देख लिया, उसमें मुकेश अंबानी जी की तस्वीर ली गई थी और रतन टाटा जी की तस्वीर लेके एक लड़का लेकर घूम रहा था, और लोगों से कह रहा था कि आप उनको चूज कीजिए, उनको सेलेक्ट कीजिए, मतलब आपको मुकेश अंबानी चाहिए या रतन टाटा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 लोगों में से 99 लोगों ने रतन टाटा जी की फोटो को चूज किया था। और ये इसलिए नहीं क्योंकि रतन टाटा जी का देहांत हो गया था, लेकिन इसके पहले ही एक और सर्वे किया गया था, उस सर्वे में भी रतन टाटा जी को बताया गया था। सन 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण मिला। पद्म विभूषण का अवार्ड 2008 में मिला। इसके अलावा कई देशों के द्वारा बहुत सारे उनको अवार्ड मिले। तो परोपकारी के रिलेट किया जाए तो मोहन जी जो है, एक 2024 का ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी अवार्ड दिया गया है। इसका जो अनाउंसमेंट था 19 सितंबर 2024 को कर दिया गया, और कल यानी कि 20 अक्टूबर को यहाँ पे अवार्ड बांटे गए। तो जोहान्सबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में मोहन जी को एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। बेसिक तौर पे वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन एट द 9th कंपनीज अवार्ड इवेंट के रूप में जाना गया। तो ये एक वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन एट द 9th कंपनीज अवार्ड के तौर पे जाना गया। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, उन लीडर्स को, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को परोपकारी देने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक तौर पे लीडरशिप अवार्ड है। ये प्रॉफिट, पर्पस और प्रमोट करने के लिए ये मोहन जी को अवार्ड दिए गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जियो पेमेंट, जियो आप लोगों का मोबाइल होगा, आप लोगों में से कई लोग जियो का क्या कर रहे होंगे, मोबाइल सिम यूज कर रहे होंगे। जियो पेमेंट बैंक, भारत में सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा आया? भारत में सबसे पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक आया। फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट बैंक क्या है? ये एक भुगतान बैंक या एक पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि लोन नहीं देता है।
क्या लोन नहीं देता है। लोन किसी भी प्रकार का, चाहे आप कैश क्रेडिट हो, चाहे ओवरड्राफ्ट हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन पेमेंट बैंक नहीं देता है। पेमेंट बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? पेमेंट बैंक की स्थापना फाइनेंशियल इंक्लूजन की टारगेट को पूरा करने के लिए की गई थी। अब पेमेंट बैंक के लिए जो पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। पेमेंट बैंक का अगर देखा जाए तो कमेटी नचिकेत मोर कमेटी का गठन किया गया था। साथ ही साथ सबसे पहला बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी हाल फिलहाल में जियो पेमेंट बैंक को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत रखा गया। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एमपी। तो ये एमपी एक राष्ट्रीय संस्था के तौर पर जाना जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के तौर पे इनको दिया गया। अब म्यूचुअल फंड क्या है? आप सभी लोग एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बड़े बड़े लोगों को ये देखते सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड है क्या? आप बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो आपसे पैसे निवेश करवाने के लिए पैसे मांगती हैं। आप उनके कंपनी पर पैसा लगाते हैं, वो आपका पैसा लेके अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। लाइक शेयर मार्केट अगर बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट पे दे देंगी, स्टॉक मार्केट पे बढ़ रहा है तो स्टॉक मार्केट पे दे देंगे। उनके अलग अलग वेंचर्स होंगे, लाइक रियल एस्टेट होंगे या कैपिटल मार्केट होगा या बॉन्ड होगा, अलग अलग जगहों पे। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का आप कह सकते हैं एक ऐसा फंड जो कि स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट या फिर रियल एस्टेट या फिर अलग अलग बॉन्ड को क्रिएट करके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसको हम लोग एसआईपी के तौर पे भी जानते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है वो एसआईपी के तौर पे हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी भारत में म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां हैं, उनको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी होती है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सन 1988 में इसको बनाया गया था। सन 1992 में इसको स्वायत्तता प्रदान की गई और हेडक्वार्टर बंबई में। ये मैंने अपनी क्लास में हर बार बोलता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्राप्त हुआ है कहां से भाई? ये एमपी से, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ये किसके अंतर्गत आता है? ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी संस्थान है जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा कि भारत में कुछ ऐसी वित्तीय संस्थान हैं जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दर्जा देते हैं। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कई रूप में हो सकते हैं, जैसे कि बैंक के रूप में, जैसे कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक के रूप में, डेवलपमेंट बैंक के रूप में। इसके अलावा आपके कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनी के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो बैंक को रेगुलेट कौन करता है? बैंक को रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। डेवलपमेंट बैंक को रेगुलेट कौन करता है? भारत सरकार करती है। डेवलपमेंट बैंक के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अगर आप देखें सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आप ये कह सकते हैं नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सभी की सभी डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत आते हैं और ये सभी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस में काम करते हैं। इसकी जो मॉनिटर करता है, इसका मॉनिटर कौन करता है? इसका मॉनिटर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करेगा? म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करेगा? म्यूचुअल फंड को रेगुलेट सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और यहाँ पे कहा गया है कि जियो पेमेंट बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के तौर पे यहाँ पे अपना नाम कैटेगराइज कर दिया है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी अभी हाल फिलहाल में आप बताएं कि कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि क्या कहते हैं अपने आप को म्यूचुअल फंड सर्विसेज के रूप में स्थापित किए,
तो आप बता सकते हैं जियो बैंक, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिएगा, आप सभी लोग को मालूम है ना कि करंट अफेयर्स के क्विज सेशन कंटेस्ट शुरू किए जा रहे हैं, और आपको ये भी बताना है कि 1 नवंबर को चूंकि दिवाली सीजन चल रहा है, इस कारण से वहां पे क्या किया जाएगा, 1 नवंबर को आपका टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट जो होने वाला है आपका 15 नवंबर को होगा। इस 15 नवंबर को जो विजेता होंगे उनका जो पहला प्राइज होगा वो 2100 मिलेगा, दूसरा प्राइज 1100 मिलेगा, तीसरा प्राइज आपको 500 मिलेंगे, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले। कुछ टॉप हेडलाइंस है वहां से क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, और साथ ही साथ आपके जो क्विज क्वेश्चन चल रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो अपने आप को पूरी तरीके से रिपोर्ट कर लो। महीने में 2 टेस्ट होंगे, लेकिन नवंबर में अभी एक ही टेस्ट होगा, फिर दिसंबर में 1 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च। इस तरीके से ये निरंतर चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आप जनरल अवेयरनेस में एक्सपर्ट ना हो जाओ, करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट ना हो जाओ। इसलिए ये कराया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भूलने की बीमारी। आप लोगों में से कितने लोगों को भूलने की बीमारी? बहुत लोगों को भूलने की बीमारी है। आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पर करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका होता है। जब आपने टॉप हेडलाइंस पढ़ा तो आपको कितनी बातें याद रहती हैं? बहुत ही कम लोग होंगे जिनको याद रहती हैं। आप लोगों में से विवेकानंद जो है बहुत कम लोग हैं। अब आपको विवेकानंद बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है कि जब आप डेली सुबह 6 बजे उठकर करंट अफेयर्स तैयार करते हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, उसके बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा, आप लोगों को पहली बार यहाँ पे 2100, 1100, 500 रुपए का अवार्ड दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, आप अपने फॉर्म को फिल कर सके, आप अपने गोलगप्पा चाट को खा सके, बार बार मम्मी पापा का मुंह ना देख सके। इस तरीके से हम लोगों ने ये बात शुरू की है, ठीक है। तो हमने एक तरीके का पूरा चीजें आप लोगों को दिया है। आप ये जो टेस्ट होगा कहाँ पे होगा, स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है, और आपको वहां पे फ्रंट में सारी चीजें दिख जाएंगी। टेस्ट का आयोजन कब होगा? टेस्ट का आयोजन 15 नवंबर को होगा। क्वेश्चन आंसर शुरू करें। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आप लोगों से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, कहा था कि हु हैज ऑनर्ड विद द 2024 रीजनल विनर्स ऑफ द यूएनएचसीआर। सबसे पहले यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म कौन बनाएगा? आप लोगों में से देखें तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर हाई कमीशंस ऑफ रिफ्यूजी रेफ्यूजी, ठीक है, ये है अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो यूएनएचसीआर के फिलिपो ग्रैंडी इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर दिया, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने क्या आंसर दिया है, सिस्टर रोसिता मिलेसी, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर रोसिता मिलेसी को भी ये अवार्ड दिया गया है, लेकिन कैटेगरी बनाई गई है ना, तो कैटेगरी में मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे रीजनल विनर्स कौन रहा है, तो मैमूना बा रही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कौन कौन लोगों ने दिया। तो निकिता ने आंसर दिया है, क्या क्या दिया है जरा देखते हैं। तो निकिता ने बताया है भाई कि जय हिंद सर, 2024 का नानसेन रिफ्यूजीज अवार्ड सिस्टर रोजिता मिलेसी को दिया गया, जो कि एक नन है, वकील है और सोशल वर्कर है। 2024 का यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज अवार्ड दिया गया, नानसेन रिफ्यूजीज अवार्ड के रूप में। इसके अलावा रीजनल विनर कौन है? रीजनल विनर के बारे में एक अफ्रीका मूल की अफ्रीकन रीजन में मैमुना बा को दिया गया है, और एशिया पैसिफिक में दीप्ति गुरुंग को दिया गया। किसको दिया गया? दीप्ति गुरुंग को दिया गया। तो इसको याद कर लेना। तो ओवरऑल अवार्ड नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड सिस्टर रोसिता मिलेसी को दिया गया, इस बात सही है, लेकिन रीजनल विनर किसको दिया गया है? अफ्रीकन रीजन और मैमुना बा जो दीप्ति गुरुंग को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रजनी ने भी आंसर दिया। अच्छा, यूएनएचसीआर के बारे में भी निकिता ने बताया, 14 दिसंबर 1950 को फॉर्मेशन की गई थी,
जिनेवा में हेडक्वार्टर है, फिलिपो ग्रांदी हेड है। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन सर, थैंक यू बच्चे। रजनी ने भी आंसर दिया, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू बेटा। यहाँ पे सिस्टर रोजिता मिलेसी है, विनर ऑफ यूएनएचसीआर नानसीन रिफ्यूजीज अवार्ड 2024 अफ्रीका में। और ये अवार्ड जो कि एक मेडल एनुअली दिया जाता है, इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग सर्विस किसके लिए? शरणार्थियों के परोपकारी काम के लिए, साथ ही साथ जो डिस्प्लेस्ड पीपल है उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। तो सभी लोग प्रेजेंट है यहाँ पे, कौन कौन प्रेजेंट है? निकिता भी प्रेजेंट है, रजनी भी प्रेजेंट है, और भी बच्चे प्रेजेंट है। तो उन बच्चों को सैल्यूट है जो सुबह सुबह यहाँ पे अपना आलस्य त्याग करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस भुगतान कार्ड सेवा निगम ने बैंकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिर सिक्के और अन्य फिएट समर्थित टोकन जारी करने में मदद करने के लिए टोकेनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सबसे पहले टोकन क्या होता है, सबसे पहले एसेट क्या होता है, और प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये तीन ऐसे शब्द हैं जो आपको हमेशा से परेशान करते हैं। टोकन मनी क्या होता है? कई बार आप लोग जाते होंगे ना, जमीन खरीदते होगे या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज खरीदते होगे, तो जब प्रॉपर्टीज खरीदते हो तो कहते हैं भैया पहले आप टोकन मनी जमा कर दो, जिससे कि हम एश्योर हो जाए कि आप कुछ खरीदने वाले हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ टोकन कहा जाता है। टोकन मनी इसी तरीके से प्रचलन में आया। तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है वीजा। ठीक है, वीजा। और ये वीजा एक भुगतान कार्ड सेवा निगम के अंतर्गत आती है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिक्के, कॉइन्स, फिएट समर्थित टोकन जारी करता है। यहाँ पे आप लोगों को फिएट मनी के बारे में भी पूछा जाता है कि फिएट मनी क्या होता है। चलिए, तो फिएट मनी आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। एक टोकेनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म, एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है कंपनियों के द्वारा जो कि टोकन को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि मुद्रा को सपोर्ट कर सकता है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, वीजा इनकॉर्पोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल पेमेंट कार्ड सर्विसेज लिमिटेड है। इसको हम लोग वीजा टोकनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया है। ये बेसिक तौर पे वी टैप जो 2025 तक पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा। स्टेबल कॉइन्स के बारे में और अन्य फिएट बैक्ड टोकन्स के बारे में बताने का प्रयास किया, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर आधारित हो। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है आज उसको भी बताते हैं। सबसे पहले हम लोग फिएट मनी को समझते हैं कि फिएट मनी होता क्या है, करेंसी क्या होता है। भाई और बहनों, आज रात 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। 2000 के भी नोट बंद हो चुके हैं। तो 2000 के भी नोट बंद हो चुके हैं, बंद नहीं हुए। अगर आपके जेब में 2000 के पुराने नोट निकलते हैं तो बैंक में जाइए, कहिए कि देखिए मैं ठंड कपड़ा निकाल रहा था, वहां से ये पैसे निकले हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो एक्सेप्ट कर लो। अदरवाइज आरबीआई जो है, आरबीआई के रीजनल ऑफिस में वहां पे जाओगे तो 2000 का नोट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसका लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया? नहीं, लीगल टेंडर अभी भी चल रहा है, बस इसका सर्कुलेशन खत्म कर दिया गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि ये बताए कि 2000 के नोट का लीगल टेंडर खत्म किया गया है, तो लीगल टेंडर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका सर्कुलेशन खत्म कर दिया गया। अब लीगल टेंडर और सर्कुलेशन में क्या अंतर होता है? लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि अगर हम आपको 500 और 1000 का नोट पुराना वाला दें तो आप चला पाओगे? ठीक है, मार के भगा दिए जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम 500 और 1000 के नोट सब्जी वाले को देते हैं, तो सबसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक देखेगा और वो चप्पल लेकर मुझे दौड़ाना शुरू कर देगा, कहेगा कि 2016 के पहले कहाँ थे? 2016 के पहले आना चाहिए था ना। 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हो गया, तो लीगल टेंडर वहीं पे खत्म हो गया, लीगल टेंडर खत्म हो गया। सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी करेंसी को, मनी को वापस ले लेती है, लेकिन ये कहती है कि अभी भी लोगों के पास अगर पैसे हैं तो वो वापस कर सकते हैं, मतलब वो आके मुझे वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो ये एक 2000 का नोट है या 500 का नोट है, ऐसा मान के चलो 500 का नोट है। अब 500 के नोट में जो कागज है, यानी कि जो पेपर वैल्यू लग रही है, जो कागज लग रहा है, जो इंक लग रही है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है? मान लो 1 रुपया। इस कागज की वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन इस पे जो छपा हुआ है 500 या 2000 छपा है, तो इसका जो लीगल वैल्यू होगा वो 1 रुपया नहीं होगा, वो होगा 500 रुपया या 2000 रुपया।
इसी को कहा जाता है फिएट, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1 रुपया है। लीगल वैल्यू कितनी है? 1000 रुपया है। अब चूंकि दोनों सेम नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, फिएट मनी कहलाएगा, फिएट मनी कहलाएगा। अब जैसे फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी, मान लो आप एक सिक्का लेके घूम रहे हो और उस सिक्के में 10 रुपया है। इस सिक्के की जो कॉस्टिंग आ रही है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? क्या कहते हैं, सरकार को कितना पड़ा होगा? मुश्किल से 10 पैसा पड़ा होगा, ठीक है, 10 पैसा पड़ा होगा। और 10 पैसा पड़ा होगा, और लेकिन इसमें जो वैल्यू दी है वो वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिएट कहेंगे। तो जब भी आपके इंट्रिंसिक वैल्यू दी जा रही है किसी भी नोट में, उसकी कॉस्टिंग अलग आती है और उसमें जो वैल्यू है वो अलग होगी, तो उसको फिएट करेंसी या फिएट मनी कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही? तो फिएट मनी क्या होता है? ये एक ऐसी करेंसी होती है या एक ऐसी कॉइन होती है जिसमें की इंट्रिंसिक वैल्यू दी जाती है लीगल टेंडर के रूप में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस होता है वहां पे इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे अगर आरबीआई का हस्ताक्षर ना हो, मैं धारक को 2000 या 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, और आरबीआई की सिग्नेचर ना हो, तो क्या इसकी वैल्यू बन पाएगी? नहीं, इसकी वैल्यू फिर से वही 1 रुपया आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो फिएट मनी, फिएट करेंसी होती क्या है? फिएट मनी, फिएट करेंसी वो होती है जब भी उसकी जो कॉस्टिंग होगी या किसी एक नोट की कॉस्टिंग होगी वो अलग होगी, और उस कॉस्टिंग के आधार पर यहाँ पे वैल्यू कुछ और दिया होगा, उसको फिएट मनी कहते हैं, फिएट करेंसी कहते हैं। अब आपके क्वेश्चंस जरा देखिएगा, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फिएट करेंसी होती है उसको लीगल टेंडराइज करने के लिए आरबीआई क्या क्या करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2018 में आए थे यूपीएससी में। बैंक के क्वेश्चंस में भी बहुत बार फिएट मनी पूछा गया है, और कई बार एसएससी के एग्जाम में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टोकनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो टोकनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म एक प्रकार का ऐसा जो पेमेंट कार्ड सर्विसेज है। अब आप समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसा कार्ड है जिसकी वैल्यू मात्र 5 रुपए है, लेकिन आप उस कार्ड के जरिए 5,000, 5 लाख या जो भी कंपनी डिसाइड कर रही है उसके जरिए आप खरीद सकते हैं। तो ये वीजा नाम की कंपनी ने वीटैप 2025 को लॉन्च करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे मिंट, बर्न एंड ट्रांसफर। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग के थ्रू करेंसी बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की मशीनें नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रिंट पेपर नहीं होता है, मिंट पेपर नहीं होगा या प्रिंट प्रेस नहीं होगा। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक एल्गोरिथम, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तरीके से बनाया गया जो कि क्वाइंस को माइनिंग कर करके निकाला जाता है। अब ये ऐसा नहीं कि खोद रहे हैं तो निकल रहा है, ऐसा नहीं, माइनिंग टेक्नोलॉजीज के आधार पर निकाला जाता है। इसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जैसे कि आप बिटकॉइन नाम सुने होंगे, बिटकॉइन कई देशों में इसको लीगल टेंडर बनाया गया, हमारे देश में लीगल टेंडर है ही नहीं। 2019 में लीगल टेंडर, 2000 सबसे पहले 19 में अरुण जेटली साहब थे ना, 2019 में नहीं, 2017, 2018 में, 2016, 2016, 2016, 2017 में पहले तो बिटकॉइन के ऊपर एक कमेटी गठित की गई थी कि भाई आरबीआई के गवर्नर थे, और उस वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन बने थे? रघुराम राजन। रघुराम राजन जी के अध्यक्षता में क्रिप्टो करेंसी का एक बनाया गया था कमेटी। कहा गया था कि भाई देखो, बिटकॉइन जो है हमारे देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकता है। तो रघुराम राजन जी ने कहा कि ठीक है, ध्वस्त कर सकता है तो इसको खत्म करते हैं। तो लीगल टेंडर आप बजट में पेश कर दीजिए या लोकसभा में अनाउंसमेंट कर दीजिए कि इसका लीगल टेंडर नहीं होगा। धड़ाक से 2019 में फिर मैडम निर्मला सीतारमण जी आई, 2019-2020 में अरुण जेटली जी के मौत के बाद। तो उन्होंने बिटकॉइन का जो लीगल टेंडर था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग नहीं होगी, भारत में तो नहीं होगी।
बाकी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जापान, बहुत सारे ऐसे देश जो हैं बायो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को वैलिड किए हुए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है। विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में 2025 में विश्व वस्तु व्यापार वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। विश्व की अफ्रीकन महिला जो है सबसे पहले यहाँ पे नगोजी अकोंजो इवेला, नगोजी अकोंजो अकोंजो इवेला, ये कौन है? अफ्रीकन मूल की महिला है और डब्ल्यूटीओ की प्रेसिडेंट के तौर पे जानी जाती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब दो देशों के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। डिस्प्यूट किस प्रकार का? व्यापार से संबंधित और किसी भी प्रकार का जो मतभेद होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए भी बनाया गया कि कुछ अमीर या डेवलप्ड जो देश है, कंट्रीज है, उनकी जो मोनोपोली ना चल सके और बाकी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो है बायोपोली ना चल सके। मतलब बायोपोली की देखो हम गरीब हैं, मुझे ही पैसे दो, मेरे यहाँ व्यापार करो, तो इस तरीके की चीजें जो है खत्म करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में 2025 में विश्व वस्तु व्यापार वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया भाई? 33% कर दिया गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पुश एंड पुल, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम कितना हुआ है? अप्रैल 2024 का एस्टिमेशन निकाला गया था, तो यहाँ पे करंट एस्टिमेशन निकाला गया था। तो पहले जो व्यापार होता था -1.2% की अकॉर्डिंग गया था और 2023 में -1.1 चल रहा है। अभी 2024 में अगर देखा जाए तो 2024 में 2.6, 2.7 और 2024 में 3.3 और 3.3% 2025 में। तो ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटेस्ट बायो एनुअल ट्रेड आउटलुक जारी किया जिसको ये कहा गया ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि डब्ल्यूटीओ की तरफ से कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक ये रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी की जाती है। 2024 का ये रिपोर्ट निकाला गया है कि 2025 में वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड यानी कि विश्व में जो ट्रेडिंग हो रही है वो 3.3% से घटकर 3% हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 3.3% से घटकर 3% हो जाएगी। मतलब इस वक्त वैश्विक वैश्विक व्यापार इतना मुश्किल हो चुका है। जैसे आप सभी लोग इजराइल और ईरान का युद्ध देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का चल ही रहा है, बहुत सारे युद्ध आपस में अपने देश जो है युद्ध कर ही रहे हैं। तो ऐसे में मतभेद होगा तो व्यापार कहाँ से होगा? तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने ये एक रिपोर्ट निकाली कि इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो 3.3% से 3% हो जाएगी। कहा जा रहा है कि किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में ओलंपिक मुक्केबाज मैरी कॉम और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, मैं जहां का निवासी हूं वहां का ये बैंक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं बनारस का हूँ तो बनारस में इसका हेडक्वार्टर है। पहला हिंट ये है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये यहाँ पे इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही अगर देखा जाए तो जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी जान जाइए। एक ये लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तौर पे जाने जाते थे। माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इनको बैंक का दर्जा नहीं दिया गया। 2016-2017 में एक कमेटी का गठन किया गया था, 2016-2017 में, और इस कमेटी का नाम था उषा थोराट कमेटी, उषा थोराट कमेटी। इसका जो रिकमेंडेशन दिया गया था, रिकमेंडेशन रघुराम राजन जी के द्वारा दिया गया था, रघुराम राजन जी के द्वारा दिया गया था। रिकमेंडेशन की एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को पूरा किया जा सके और लोगों को प्रॉपर तरीके से लोन दिया जाए और डिपॉजिट एक्सेप्ट कराया जाए।
साथ ही यहाँ पे इसका 200 करोड़ पेड अप कैपिटल है और उषा तोराट की कमेटी का गठन किया गया था। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में, अच्छा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह अभी अभी बनाए गए चेयरमैन, गोविंद सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। Who has reappointed as the Deputy Governor of Reserve Bank of India for 1 year? कहा गया है कि हाल फिलहाल में किसे 1 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्ति दी गई है। तो भाई देखो, रामा मोहन रॉय, अमारा, राजविंदर सिंह भाटी, मोहसिन नकवी, राजेश्वर राव, शक्तिकांत दास। अगर इसको ऑड मैन आउट करोगे तो कर ही लोगे आराम से। शक्तिकांत दास होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, यहाँ पे रामा मोहन राव नहीं होंगे क्योंकि ये 4 डिप्टी गवर्नर में शामिल नहीं है। तो अब आंसर क्या आता है? आंसर शामिल आता है राजेश्वर राव। ठीक है, ओ राजा जी, आप लोगों ने गाना गाया ना, ओ राजा जी, तो याद कर लो। तो अभी शक्तिकांत दास जो कि हमारे देश के, हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको हम लोग प्यार से चच्चा आरबीआई बुलाते हैं। ठीक है, चच्चा शक्तिकांत दास बुलाते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है, यानी कि गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, सभी लोग बताइएगा कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार करती है। और इसके लिए जो नियम कानून होते हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 81A के तहत की जाती है। ठीक है, इसके बाद डिप्टी गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो आरबीआई के गवर्नर के पद पर की जाती है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर करते हैं। आरबीआई के गवर्नर प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन होता है। तो सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का हस्तक्षेप होता है। इसके लिए भी जो नियम कानून बनाए गए हैं वो नियम कानून आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 81B के तहत किए जाते हैं। ठीक है, अभी अभी हाल फिलहाल में जो एमडी पात्रा हैं, एम राजेश्वर राव हैं, टी रविशंकर हैं, और अभी तो इनकी जो विश्वनाथ जे हैं, विश्वनाथन जे जो है, इनका अभी नियुक्ति हुई है। बाकी इन तीनों की एक्सटेंशन हो चुका है, यानी कि एमडी पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर, इन तीनों का 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है कि अब 1 साल का एक्सटेंशन होगा। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? उनका कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल पहले 3 साल का होता है, फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, 2 साल का एक्सटेंशन होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका पूरा काम 5 साल का होता है। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे इसी लूप में चलता है। इसी तरीके से यहाँ पे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल 4 साल का होता है, 4 साल का होता है। और 4 साल के होने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन होता है, 1 साल का एक्सटेंशन होता है। फिर अगर काम अच्छा लगेगा तो फिर उसके बाद एक्सटेंड कर देंगे। इस तरीके से कार्यकाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का बनाया गया। अभी अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 एक्सटर्नल मेंबर बनाए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 एक्सटर्नल मेंबर हैं। और ये मेंबर कौन कौन से हैं जरा कमेंट करना। चलो हम लोग आपको नाम बता देते हैं। अशिता क्या नाम है? अमिशिता गोयल, अशिता गोयल, अशिता गोयल की जगह पे आए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या नाम आता है उनका? अशिता गोयल, राजेंद्र वर्मा, राजेंद्र वर्मा एक और आते हैं। इनकी जगह पे, अब इनको हटा के इनकी जगह पे 3 नए आपके आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इनको याद कर लेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द स्पेनिश टेनिस प्लेयर हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस आफ्टर द डेविस कप। डेविस कप 2024 के बाद ऐसे कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है कि भाई अब हम नहीं खेल पाएंगे, अब हम बुढ़ा गए। तो हम बुढ़ा गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे रफाल नडाल हैं, और रफाल नडाल काफी सीनियर प्लेयर हैं। चलिए इनके अचीवमेंट के बारे में जानते हैं। इनका अचीवमेंट पुरुष एकल वर्ग में
सबसे ज्यादा कौन सा खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अगर हम लोग पुरुष एकल वर्ग में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम की बात करें तो नोवाक जोकोविच, जो कि इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। पीट सैम्प्रास ने 14 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और रॉय एमर्सन ने 12 ग्रैंड स्लैम जीते। राफेल नडाल के बारे में देखें तो इनको मिट्टी का बुजुर्ग कहा जाता है, यानी कि जो लाल मिट्टी होती है, ये खिलाड़ी लाल मिट्टी में अभी तक हारे नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये राफेल नडाल का एक इनक्रेडिबल है। पूरे अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर 209 बार रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते। 22 ग्रैंड स्लैम, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता है। 14 फ्रेंच ओपन, सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। और 9 मैच इन्होंने क्ले पर हारे, ठीक है, यानी कि मिट्टी पर जो टेबल कह रहे हैं टेनिस होता है, वो हारे। 4 फ्रेंच ओपन इन्होंने बिना किसी एक सेट को ड्रॉप किए हुए जीत गए हैं। 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी ये लेकर आए। अब जैसे कि शिखर धवन के बारे में पूछा गया है एग्जाम, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आईबीपीएस पीओ में, एसएससी में और साथ ही साथ आपके किसी भी एग्जाम में। तो अभी अगर देखें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भाई ये देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे नई दिल्ली में कोई भी समिट होता है वो नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। ये अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, यहाँ पे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञान से संबंधित जितने संस्था हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया। भारत हाल फिलहाल में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला विश्व का कौन सा देश बन चुका है? ठीक है, तो अभी अगर देखें यहाँ पे तो चौथा देश बन चुका है, चौथा देश। तो भारत हाल फिलहाल में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है? विदेशी मुद्रा भंडार को कंट्रोल करने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस एक्ट के तहत ये देखता है? फेमा एक्ट 1999, सन 1999। तो ये भारत हाल ही फिलहाल में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला विश्व का देश, चौथा देश बन चुका। अब ये कैसे बनते हैं? चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक पनारू लाल है और ये पनारू लाल क्या कर रहे हैं? ये पनारू लाल ये कहां पे चले गए हैं? ये चले गए हैं अमेरिका में। अब अमेरिका में जाने के बाद इंडियन नेशनल रुपी आईएनआर में तो कमाएंगे नहीं, कमाएंगे किसमें? यूएस डॉलर में कमाएंगे। अब यूएस डॉलर में कमाएंगे तो ये अपनी पत्नी झिंगूरी को पैसा भेजेंगे। अब झिंगूरी क्या है? लालो लाल रहेगी यूएस डॉलर प्राप्त करके। तो पनारू लाल अमेरिका में गए हैं, अमेरिका में कमा रहे हैं, यूएस डॉलर अपनी झिंगूरी को भेजेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेंगे, अपनी पत्नी को भेजेंगे, और यहाँ पे जो भी पैसा आएगा वो यूएस डॉलर के रूप में आएगा। यूएस डॉलर जो भी कलेक्ट किया जा रहा है वो आरबीआई को कलेक्ट किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आरबीआई कैसे करेगा? चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो पनारू लाल का अकाउंट एनआरए अकाउंट या एनआरआई अकाउंट खुला हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो एसबीआई में वो जब पैसे भेजते हैं तो एसबीआई में कैसा प्राप्त हो रहा है? यूएस डॉलर के रूप में पैसा प्राप्त हो रहा है। अब यूएस डॉलर कन्वर्ट होगा किसमें? आईएनआर में। ये कौन करेगा? एसबीआई करेगा। किस एक्ट के तहत करेगा? फेमा एक्ट के तहत किया जाएगा। अब जब कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि एक तरह से मुद्रा का परिवर्तन हो रहा है आईएनआर में, तो इसका जो कमीशन या जो इसका रेट होता है वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया? चाहे किसी भी प्रकार का जब गोल्ड आता है विदेशों से, चाहे आपका मुद्रा ट्रांसफर होता है या किसी भी प्रकार का विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा, तो वो कहीं ना कहीं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना बढ़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
अपने इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बताया है। इन्होंने कहा है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, 700 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ चुका है और इसमें 12.6 बिलियन यूएस डॉलर पहली बार इंक्रीज हुआ है। इंडिया जो है पहला इकोनॉमी यानी कि चौथा इकोनॉमी विश्व का हो चुका है जो कि 700 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त किया है। इसमें सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसका है? चाइना का है। दूसरा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार जापान का है और तीसरा सबसे विदेशी मुद्रा भंडार किसका है? स्विट्जरलैंड का। इस तरीके से शार्प इंक्रीजेस हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया। ठीक है, चलिए ये अभी गोल्ड रिजर्व के बारे में भी बताया है कि गोल्ड रिजर्व भारत का जो स्वर्ण भंडार है 2.184 बिलियन बोलीवर यहाँ पे 65.796 डॉलर हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार के तौर पे यहाँ पे सबसे ज्यादा 8 मिलियन डॉलर के आसपास हो गया। तो ये तो हो गया आपकी पर्टिकुलर। आज है आप लोगों का होमवर्क, आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है। भारत ने हाल ही में किस शहर में 20वें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शो में स्टडी इन इंडिया अभियान की शुरुआत की? आपको इसके बारे में होमवर्क के तौर पे बताना है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर देंगे। सर्च कीजिएगा, आराम से जितनी जानकारी मिल सकती है आपको मिलेगी। और इस तरीके के जो कैंपेन होते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन? ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया कि नहीं आया? तो आप लोग एंजॉय कीजिए और करंट अफेयर्स को बहुत ही मजे मजे से पढ़िए। हेडेक लेके पढ़ोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। हेडेक लेके पढ़ोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, कौन बनेगा चैंपियन कॉन्टेस्ट की शुरुआत आपकी 15 नवंबर को पहला टेस्ट होगा। इसमें पहले प्राइज जो वे होगा 2100, 1100 और 500। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों ने क्या किया था, जिन बच्चों ने स्कोर बूस्टर बैच कंप्यूटर में लिया था उनको अगर सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया में प्रमाणित है, तो वो आपको एक नंबर दिया जाएगा, अभी पिन कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। वहां पे आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, पूरी अपनी डिटेल दीजिए, आपको वो सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जय हिंद, जय भारत।